हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग करेंगे एसएसटी पेपर 2 के बारे में, ठीक है ना। और ये कौन सा पेपर है, तो ये है 2019 में जो आया हुआ क्वेश्चन है जुलाई में, वो वाला है, ठीक है ना। कितना में, तो जुलाई में आया हुआ था। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों, ठीक है। और शुरू करने से पहले जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो फर्स्ट क्वेश्चन है एथेनियन लोकतंत्र की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है दोस्तों। क्या है, एक विशेषता नहीं है। तो कौन सी नहीं है दोस्तों, तो एक में है 30 से अधिक उम्र के उन सभी पुरुषों और महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे, जो दास नहीं थे दोस्तों। तो बताइए। और यहाँ 2 में लिखा हुआ है कि सभी नागरिकों को सेना व नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। और सी में है मामलों के निर्णयों के लिए आयोजित की गई और सभाओं में सभी नागरिक उपस्थित होते थे। क्या होते थे, सभी नागरिक उपस्थिति होते थे। और फोर्थ में है कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरी के माध्यम की जाती थी, जो कि ये क्या है, बिल्कुल सही है। तो एथेनियन लोकतंत्र में सभी नागरिकों को सेना व नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी दोस्तों। और साथ ही किसी मामले के निर्णय के लिए आयोजित की गई सभाओं में भी सभी नागरिक उपस्थिति होते थे। और कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरी के माध्यम से भी होते थे। क्या होते थे, तो यानी इन तीनों में से में सभी है, बल्कि कौन नहीं है दोस्तों, तो ये 1 नहीं है, ठीक है ना। क्या है, ये 1 नहीं है दोस्तों, यानी 1 ही हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्र की निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नीति थी जो विशिष्ट रूप से दक्षिणापथ शासकों के लिए थी। क्या थी, तो दक्षिणापथ शासकों के लिए थी। एक में है उनके साम्राज्यों को उखाड़ फेंका गया और उन्हें समुद्रगुप्त के साम्राज्य का अंग बनाया गया। बी में है उन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया और वे उपहार लाते थे, उनके आदेशों का पालन करते थे और उसके दरबार में उपस्थिति होते थे। और फोर्थ में है दोस्तों कि उन्होंने हार स्वीकार की, वे उन्हें पूर्ण। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित का मिलान कीजिए। क्या है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। कलारूप और नामावली। एम है कला की वह तकनीकी जो असली जैसी तस्वीरों को बनाने में सहायक थी। इसका बगल में क्या है कि न्याय अभिराम। तो देखिए दोस्तों इसका सही क्या हो जाएगा, उसको मिलाते जाना है, ठीक है ना। तो चित्रकारी जिसमें भारतीय भूदृश्यों को उठाया अनूठा और अनछुआ दिखाया जाता था। और इसमें है रूप चित्रण। भारत में यूरोपवासियों की ऐश्वर्यपूर्ण जीवन शैली, धन संपदा और रौब दाव दर्शाती चित्रकला। और इधर है इतिहास चित्रकला। डीम है ब्रिटिश साम्राज्यवादी इतिहास और विजय दृश्यों की को चित्रित करने वाली चित्रकला। और फोर्थ में है तैल चित्रकला। तो बताइए इसका मिलान कैसे होगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए मिलान करके देखिएगा, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों एक जोड़ी किसका साथ में लग जाएगा, तो एक जोड़ी लगेगा, एक जोड़ी चौथा के साथ में लगेगा। किसका साथ में लगेगा, तो चौथा के साथ में लगेगा, यानी
ये डायरेक्टली यहाँ से चले आएगा यहाँ पर ही, ठीक है ना। और बी की जोड़ी किसका साथ में लगेगा, तो बी की जोड़ी लगेगा दोस्तों 1 के साथ में। किसका साथ में, 1 के साथ में लगेगा, ठीक है। उसके बाद सी की जोड़ी किसका साथ में लगेगा दोस्तों, तो सी की जोड़ी लगेगा 2 के साथ में, रूप चित्रण, ठीक है ना। भारत में यूरोपीय वासियों, ये रूप चित्रण हो जाएगा। उसके बाद डी का जोड़ी किसका साथ में लगेगा, बच गया एक, इतिहास चित्रकला। तो दोस्तों एक जोड़ी फोर्थ के साथ में, चलिए देखते हैं एक जोड़ी फोर्थ के साथ में कहाँ कहाँ है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं एक जोड़ी 1 में है, 2 में नहीं है, 3 में भी नहीं है, 4 में भी नहीं है, यानी ये कट जाएगा और बच गया कौन, तो 1 बच गया, ठीक है ना। इसलिए 1 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बम्बई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसियों का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के किन व्यापारिक केंद्रों से हुआ। तो दोस्तों एक में है सूरत, मद्रास और कलकत्ता, और बी में है नागपुर, मदुरै और दिल्ली, और सी में है पुणे, मद्रास, कलकत्ता, और डी में है सूरत, मदुरै और दिल्ली। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मद्रास, सूरत, मद्रास और कलकत्ता। सूरत, मद्रास और कलकत्ता, यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मद्रास प्रेसिडेंसी में कितना, तो 1640 ईस्वी में चेन्नई में स्थापित हुई, और मुंबई था वो प्रेसिडेंसी ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कब, तो ये 1600 कितना में, तो 1687 में सूरत से मुंबई से स्थानांतरित हो गया, और फिर बंगाल प्रेसिडेंसी कितना में, तो ये 1690 में, कितना में दोस्तों, 1690 में, ठीक है ना। मद्रास कितना में हुआ, तो मद्रास हुआ 40 में, 1640 में, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों ए और बी कथनों पर बौद्ध महायान के संदर्भ में विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। एम है बौद्ध धर्म के इस रूप में बुद्ध की उपस्थिति कुछ एक संकेतों का उपयोग करते हुए मूर्तियों में दिखाई गई है, और बेम है महायान बौद्ध के आने के साथ ही बोधिसत्वों में विश्वास समाहित हुआ। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा सही आंसर दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए और बी दोनों सही है। क्या है, मतलब ए और बी दोनों सही है, इसीलिए सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों महलवाड़ी और रैयतवाड़ी राजस्व प्रणालियों के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। एम है महलवाड़ी बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांतों के लिए युक्त थी, जबकि रैयतवाड़ी ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों के लिए थी। क्या थी, दक्षिण भारतीय इलाकों के लिए थी। और फिर बीम है महलवाड़ी में गांव का मुखिया पूरे गांव के संकलित राजस्व को कंपनी को अदा करता था, जबकि रैयतवाड़ी में किसानों के साथ सीधा समझौता किया जाता था। तो क्या है दोस्तों, ये दोनों कि दोनों का दोनों क्या है, सत्य है, ठीक है ना। ए और बी दोनों राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर को सही स्पष्ट करते हैं, यानी सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये दोनों ही सही है। नेक्स्ट है दोस्तों सूफी संत के मकबरे को जाना जाता है। जो सूफी संत के जो मकबरे होते हैं उसे क्या नाम से जाना जाता है, तो खानकाह, ईदगाह, गुलफरोशा और दरगाह। तो दोस्तों किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो ये दरगाह के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। अब यह नेक्स्ट है दोस्तों कि विशेष द्वैत का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया गया। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों।
ए में है रामानुजा द्वारा, बी में है बासवन्ना द्वारा और सी में है एकनाथ द्वारा और डी में है सखुबाई द्वारा। तो बताइए इसका सही क्या हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामानुजा द्वारा, यानी ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में 1772 में स्थापित की गई दीवानी अदालत के संबंध में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ए में है यह एक फौजदारी अदालत थी, बी में है यह यूरोपियन जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में चलता था। तो बताइए दोनों में से कौन सा सही और कौन सा गलत है दोस्तों। तो दोस्तों ए क्या है, गलत है। क्या है ये, गलत है। यह एक फौजदारी अदालत थी और ये यूरोपियन जिलाधिकारियों का अध्यक्षता में चलता था, जो कि ये सही है और ये गलत है। तो ए गलत है और ए गलत है और बी सही है, यानी 2 ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों, गैरीसिन नगर से अभिप्राय है। अभी गैरीसिन नगर से अभिप्राय क्या है दोस्तों, नगर से लगी हुई भूमि जो इसे माल की आपूर्ति करती है। और बीम है किले बंद बसवा जहाँ सैनिक रहते हैं। सीम है वह स्थान जहाँ विभिन्न उत्पादन केंद्रों के माल को बेचा जाता है। और डीम है एक महत्वपूर्ण व्यापारिक पतन नगर है। तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना, बी ऑप्शन हो जाएगा। यानी जो गैरीसिन नगरों में किलाबंदी आबादी और सैनिक रहा करते थे। और इसमें क्या होता था, प्रमुख ही है जो अम्बाला, जालंधर और महू और बनीना और उधमापुर इत्यादि रहते थे। यानी क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, जब लंदन में अपराह्न 2 बजे हैं तो भारत में 7:30 अपराह्न का समय होगा। कारण, भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82.5 पूर्व में स्थित है। दिए गए विकल्पों से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ये सत्य है कि ये लंदन में जब 2 बजेंगे तो हमारे भारत में 7:30 बजेंगे, क्योंकि हमारे भारत लंदन से कितना, तो ये 5.5 घंटा आगे है, ठीक है ना। क्या है, 5.5 घंटा आगे है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर 7:30 बजेगा, ये सही है। और फिर ये कारण है, भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है। ये कारण भी सही है लेकिन स्पष्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए इसका क्या हो जाएगा, इसका कारण थोड़ी ना है। तो इसका हो जाएगा 4th ऑप्शन हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर सही व्याख्या ए नहीं है, ए की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, समय क्षेत्र पर दिए गए ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ए में है कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं, जो कि ये बिल्कुल राइट है दोस्तों। क्या है, राइट है। पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। क्या है, 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है दोस्तों, ठीक है, जो कि ये भी क्या है, तो बिल्कुल सही है। और सेम है कि प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है, जो कि ये भी क्या है, तो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। प्रत्येक समय जो है क्षेत्र वो 15 डिग्री
देशांतर को घेरता है। तो यानी ए, बी और सी तीनों सही है। तो कहाँ पर ये तीनों है दोस्तों? तो देख सकते हैं यहाँ पर तीनों है, यानी फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन तो राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि पृथ्वी की सतह से शुरू कर और वायुमंडल की परतों के सही क्रम का चयन कीजिए। दोस्तों ये कह रहा है कि पृथ्वी की जो सतह है उस शुरू करके और वायुमंडल की परतों के सही क्रम में इसको रखने के लिए बोल रहा है। जैसे कि ये हो गया, उसके बाद ये हो गया, क्या हो गया? ये हो गया क्षोभ मंडल, ये हो गया समताप मंडल, ये हो गया मध्य मंडल। तो सबसे पहले हम लोगों को क्षोभ मंडल आना चाहिए ना। तो यहाँ पर समताप मंडल है तो ये नहीं होगा, यहाँ पर क्षोभ मंडल है, यहाँ पर बहिर्मंडल है, ये भी नहीं होगा, यहाँ पर मध्य मंडल है तो ये भी नहीं होगा। यानी यहाँ पर क्षोभ मंडल है तो क्षोभ मंडल सबसे पहले है। तो इसमें ज़्यादा आंसर खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप लोगों को कंसेप्ट अगर मालूम हो जाएगा ना दोस्तों, तो आप लोगों को हल करना बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ पर क्षोभ मंडल है, फिर समताप मंडल है, फिर मध्य मंडल है, फिर बहिर्मंडल है और फिर बहिर्मंडल है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋतुएं निम्नलिखित कारणों में से किस कारण से होती है? किस कारण से होती है दोस्तों? एम है पृथ्वी का अक्ष अपने कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है, और बीम है कि मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें 23.5 डिग्री दक्षिण पर पड़ती है, और थ्रीम है पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुकाव होना, और फोर्थ में है पृथ्वी के अपने अक्ष पर इर्द गिर्द घूर्णन के कारण आभामंडल बनता है। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? जैसे कि यहाँ पर बोल रहे हैं कि ऋतुएं के कारण से ऋतुएं निम्नलिखित कारणों में से किस कारण से होती है दोस्तों? तो किस कारण से होती है दोस्तों? तो ये झुकाव की वजह से नहीं होती है और इसके वजह से भी नहीं होती है। पृथ्वी का जो परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुका होना होता है। जैसे कि ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी ऐसे है, ठीक है ना कि ऐसे है। ठीक है, तो ऐसे है तो इसीलिए इसी के झुकाव से क्या करता है, पृथ्वी परिक्रमण के एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुका होना होता है। इसीलिए सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है कि प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख घटक संघटक है? मतलब प्रतिशत के हिसाब से कौन सा सबसे ज़्यादा है वायुमंडल में। ठीक है ना, एम है ऑक्सीजन, बी में है कार्बन डाइऑक्साइड, थ्री में है नाइट्रोजन और फिर फोर्थ में है हीलियम। तो दोस्तों बता सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा क्या? तो नाइट्रोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रतिशत के हिसाब से नाइट्रोजन ही सबसे ज़्यादा है। ठीक है ना, यानी सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जैसे वायुमंडल में कितना परसेंट नाइट्रोजन है दोस्तों? तो ये है 78%। कितना परसेंट है? तो ये 78% नाइट्रोजन है, और फिर 21% क्या है दोस्तों? तो 21% है, क्या है 21%? तो ऑक्सीजन है, और फिर 0 कितना दोस्तों? 0.93% क्या है? आर्गन है, और फिर 0.03% कितना है दोस्तों? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। सबसे ज़्यादा कौन है? तो नाइट्रोजन है। ठीक है ना, 3 ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है दोस्तों? तो नेक्स्ट है कि महासागरीय धाराओं के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? ए में है ठंडी धाराएं ध्रुवीय अथवा उच्च अक्षांशों से जल को उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती है। लेब्राडोर एक गर्म धारा है, और जिस स्थान पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती है वह स्थान विश्व का सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसमें सही? तो दोस्तों इसमें सही क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए लेब्राडोर
सभी को पता है कि एनसीईआरटी बुक्स पढ़िएगा तो पता चल जाएगा कि लेब्राडोर क्या है दोस्तों। तो लेब्राडोर एक ठंडी जलधाराएं हैं, ना कि गर्म जलधाराएं हैं। तो ये तो गलती हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर बोल रहा है ए में कि ठंडी धाराएं ध्रुवीय अथवा उच्च अक्षांशों से जल को उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती है। मतलब जो ठंडी धाराएं हैं, जैसे ये एक पृथ्वी है दोस्तों, और ठंडी धाराएं इधर से उत्पन्न होती है और ये नीचे की ओर लेकर आती है। तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। और गर्म जो होता है, ये गर्म यहाँ से उपस्थिति होकर के इधर जाते हैं, इधर आते हैं, ठीक है ना। और यहाँ से गर्म उत्पन्न होती है, ठंडा यहाँ से होती है। तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों, जो कि ठंडा जलधाराएं उच्च अक्षांशों से जल को उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती है, ठीक है ना। और फिर सीम है कि जिस स्थान पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती है वह स्थान विश्व का सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है, जो कि सही है। जैसे कि लेब्राडोर हो गया और गल्फस्ट्रीम हो गया, तो ये दोनों मिल जाते हैं, गर्म और ठंडा जब मिल जाते हैं तो ये मत्स्य पालन के लिए या मत्स्य के लिए सबसे अच्छा क्षेत्र माना जाता है, ठीक है ना। तो सी भी सही है, ए और बी गलत है ना, बी गलत है, ए और सी सही है। तो ए और सी कहाँ है दोस्तों? तो ए और सी कहाँ है? तो ये है ए और सी 2 ऑप्शन में, ठीक है ना, यानी 2 ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? तो नेक्स्ट है कि हिमनद के निक्षेपण को कहा जाता है। हिमनद के निक्षेपण को क्या कहा जाता है दोस्तों? क्या कहा जाता है हिमनद के निक्षेपण को? तो दोस्तों ए में है समुद्री गुफा, बी में है हिमोड़, सी में है लोयस और डी में है तटबंध। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हिमोड़। क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हिमोड़ हो जाएगा। हिमनद का क्या हो जाएगा? तो हिमोड़ हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? तो कथन ए और बी निम्नलिखित वनस्पतियों में से किसकी विशेषताओं का वर्णन करते हैं? ए में है यह वनस्पति उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50.-70 डिग्री में पाई जाती है, मतलब 50 डिग्री -70 डिग्री में पाई जाती है। और बीम है इसे टैगा के नाम से भी जाना जाता है, मतलब इसे टैगा के नाम से भी जाना जाता है। तब इसमें लक्षण है शीतोष्ण घास स्थल, शीतोष्ण पर्णपाती वन, शंकुधारी वन और भूमध्य सागरीय वनस्पति। तो अब बताइए इन चारों में से में कौन सा लक्षण इसमें दिखाया गया है? तो दोस्तों ये कौन सा लक्षण हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा शंकुधारी वन। क्या हो जाएगा दोस्तों? ये शंकुधारी वन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो शंकुधारी वन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? तो निम्नलिखित में से कौन सी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है? क्या है? नहीं है। एक में है मैदानी क्षेत्र में अक्सबो लेक चाप झील चिन्हित है। मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अति अधिक है, जो कि ये बिल्कुल राइट है दोस्तों। जहाँ पर मैदानी इलाका होता है वहाँ पर पहाड़ी इलाकों से के तुलना में मैदानी इलाकों में जनसंख्या ज़्यादा होती हैं। और यहाँ पर है डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वनों से आच्छादित है, जो कि ये भी क्या है? राइट है। भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्रों में कर्तन और दहन कृषि की जाती है। तो ये भी सही है दोस्तों। भूमि जो कृषि है और ये कर्तन और दहन जो कृषि है वो की जाती है कहाँ? तो ये पहाड़ी इलाकों में की जाती है, जो उत्तर पूर्व में अधिकतर किया जाता है। मतलब एक जगह कोई झाड़ी है उसे काट करके उसे जला दिया जाता है, जलाने के बाद फिर उसमें खेती किया जाता है और उसको फिर ऐसी ही खेती कर निकालने के बाद उसे छोड़ दिया जाता है। उसके बाद उस जगह को छोड़ करके फिर दूसरी जगह में चले जाते हैं और फिर दूसरी जगह में फिर वही काम करते हैं। इसे कहते हैं कर्तन और दहन कृषि कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो नहीं है वो नहीं है, तो ये है 1। क्या है दोस्तों? 1 है, ठीक है ना। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्या है? तो तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं क्योंकि, आप क्यों तैर सकते हैं? चलिए देखते हैं। पवनों सागर जल की सतह पर तीव्र गति से चलती है। क्या होती है? पवनों सागर पर जल तीव्र गति से चलती है, इसीलिए वो तैर सकते हैं। तो जी नहीं।
इस सागर में ठंडी धाराओं की अपेक्षा गर्म धाराओं की उत्पत्ति अधिक है। तो ये भी नहीं है दोस्तों। यह सागर निम्न ज्वार भाटों की अपेक्षा उच्च ज्वार भाटों का अधिक अनुभव करता है। और फिर डीम है कि नमक की मात्रा की अधिकता सागर को सघन बनाती है। यहाँ पर नमक सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसीलिए इसमें सो कर मतलब यहाँ पर जो तैर रहे हैं और सो करके वो एक बार भी पढ़ सकते हैं, लेकिन वो नहीं क्या होते हैं, डूब नहीं सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। मतलब जैसे कि मृत सागर में सभी चीज़ें मृत है, मतलब इसका पानी अत्यधिक खारा है। मतलब क्या है, इसका पानी बहुत खारा है दोस्तों। क्या है, खारा है, इसीलिए वे क्या करते हैं, साल्ट सी भी कहा जाता है। मतलब इसे नमक है ना, तो इसे साल्ट सील भी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है, तो साल्ट सील भी कहा जाता है। और समुद्रों के जो मुकाबले इसमें नमक की मात्रा काफ़ी अधिक है। मतलब हर जो अन्य समुंदर है उस समुद्री के मुताबिक इसमें क्या है, नमक बहुत ज़्यादा है। क्या है, बहुत ज़्यादा है। यह दुनिया की क्या होता है दोस्तों कि ये दुनिया की सबसे गहरे खारे पानी की झील है दोस्तों। क्या है, गहरे पानी खारे पानी की झील है। और इसका पानी सेहत के लिहाज से क्या होता है, संवेदनशील होता है। किसका लिहाज से दोस्तों, तो सेहत के लिहाज से ये क्या होता है, लिहाज से ये संवेदनशील होता है। और पानी में क्या होता है कि मिनरल की मात्रा ज़्यादा होता है। किसका मात्रा होता है दोस्तों, तो ये मिनरल की मात्रा ज़्यादा होता है। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है ना, आगे क्या है दोस्तों, तो आगे है भूमि उपयोग के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। भूमि उपयोग से आशय भूमि का केवल कृषि और वन के लिए उपयोग है। और बी में है भूमि उपयोग मुख्यतः अपनी स्थलीकृति के द्वारा निर्धारित होता है। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा, कौन सा गलत है और कौन सा सही है दोस्तों। तो दोस्तों भूमि उपयोग से आशय भूमि का केवल कृषि और वन्य के लिए, ये क्या है, गलत है। क्या है दोस्तों, ये गलत है दोस्तों। ठीक है ना, और फिर भूमि उपयोग मुख्यतः अपने स्थलीकृति के द्वारा निर्धारित होती है, जो कि ये बिल्कुल सही है। यानी ए गलत है और बी सही है, यानी दो ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि ये क्या है। तो रक्षक मेखलाएँ मदद करती है। अब रक्षक मेखलाएँ मदद कैसे करती है दोस्तों, तो ये रक्षक मेखलाएँ कैसे मदद करती है। तो रक्षक मेखलाएँ खेतों के किनारे क्या होता है, पवन की दिशा में जो समकोण पर क्या होता है, पंक्तियों में जो वृक्ष और झाड़ी लगाकर पवन द्वारा क्या होता है, होने वाले जो अपरद होते हैं उसे रोका जा सकता है दोस्तों। जो अपरदन होता है उसे रोका जा सकता है। ठीक है ना, तो चलिए इसको देखते हैं। पवन की गति को रोकथाम कर मृदा आवरण के संरक्षण में और मृदा में नमी बनाए रखने में और मृदा के ऊपर से जल के प्रवाह को मंद करने में और फिर वनालियों को बनने से रोकने और मृदा क्षय को बचाने में। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है, मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को कौन निर्धारित करता है। मृदा जो है परिच्छेदिका मोटाई को कौन निर्धारित करता है दोस्तों, तो उच्चवास करता है, समय करता है, वनस्पति जाति, प्राणी जाति, अजाति और फिर जलवायु। तो इसको समय करता है दोस्तों, उसको जितना समय देंगे उतना अच्छा होगा। ठीक है ना, यानी क्या हो जाएगा, दो ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दो ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, जो मृदा होता है वो क्या होता है, इसे समय से होता है। ठीक है, और मृदा जो परिच्छेदिका का अध्ययन भूमि की गहराई की खड़ी काट का द्वारा किया जाता है। और इसमें जो होता है भूमि के विभिन्न जो हॉरिजॉन्स होता है, हॉरिजॉन्स दिखाई देता है और इसका निर्धारण समय के द्वारा किया जाता है। ठीक है ना, नेक्स्ट है कि वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। वास्तविक संसाधन और
संभावित संसाधन, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन, और जैव संसाधन और अजैव संसाधन, और सर्वव्यवस्था व्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन। तो दोस्तों इसका सही क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो सही आंसर हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा दोस्तों। देखिए वास्तविक संसाधन और संभावित संसाधन हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? संभावित साधन और वास्तविक संसाधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि विविध समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों से सही कौन सा सही है? कौन सा सही है दोस्तों? देखिए, वह समाज जिसमें भाषा, धर्म और संस्कृति में विभिन्न और असमानताएं पाई जाती हैं, जिसमें संस्कृति और सत्ता के विभिन्नताएं मिलती है, और सेम है जिसमें भाषा, धर्म और संस्कृति में समानताएं होती है। और फिर डी में क्या है दोस्तों? तो जिसमें भाषा, संस्कृति और धर्म में विभिन्नताएं और समानताएं पाई जाती हैं। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लिंग जेंडर रूढ़िवाद धारणा को चुनौती देता है? तो कौन देता है दोस्तों? तो ये देता है महिलाएं जिम्मेवार वाहन चालक होती है, ये देता है, ठीक है ना। यानी 3 ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि नारी मताधिकारी आंदोलनकारियों की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य मांग है? तो कौन सा मुख्य मांग होता है दोस्तों? महिलाओं के लिए मताधिकारी 1, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, जातकों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सी सही है? जातकों के विषय में से कौन सा सही है दोस्तों? तो इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई थी, जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई थी, जिन्हें जैन साधुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। तो इसमें सही क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सही हो जाएगा क्या? तो ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट है कि आईने अकबरी के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? आईने अकबरी दोस्तों, ये आईने अकबरी में से कौन सा सही है उसे दिखाना है। तो आईने अकबरी में जो है यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न और सांख्यिकीय विवरण प्रस्तुत किए हैं। यानी 4th ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया? बताइए। तो दोस्तों ये किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु अंगद में, या गुरु अर्जन, या गुरु तेग बहादुर ने किया था दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु अंगद। क्या हो जाएगा? गुरु अंगद। यानी 2 ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर फिर से मिलान वाला क्वेश्चन आ गया है। ए और बी सूची पर विचार कीजिए। ए में है कि विभिन्न प्रकार के ग्रामीण रोजगार है, और बी में है विभिन्न प्रकार के ऋण है। देखिए दोस्तों यहाँ पर कृषि है, कृषि श्रमिक, बड़ा किसान, मध्य किसान, और इधर देखिए स्वस्थ और बेमौसम उपभोग और उर्वरक कीटनाशी बीज, और फिर कृषि संसाधन संयंत्र के लिए सरकारी ऋण। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ए का जोड़ी मिलेगा 1 से, बी का जोड़ी मिलेगा 2 से, और सी का जोड़ी मिलेगा 3 से। मतलब इसमें अदली बदली करना नहीं है, ठीक है ना।
क्या है, अदली बदली करना नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ये दादन व्यवस्था के अंतर्गत बुनकर और सौदागर के बीच निम्नलिखित में से व्यापार का कौन सा रूप है, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ए में है, सौदागर से न्यूनतम बोली पर सूत खरीदा जाता है और कपड़ा ऊंची बोली पर बेचा जाता है। क्या होता है, ऊंची बोली पर बेचा जाता है दोस्तों। उसके बाद है, सौदागर द्वारा सूत बुनकर को बेचा जाता है और बुनकर अपनी खपत के लिए कपड़ा बनाता है। और सी में है, सौदागर द्वारा सूत की आपूर्ति बुनकर के लिए की जाती है और तैयार कपड़ा बुनकर से कम कीमत पर वापस खरीदा जाता है, जो कि ये बिल्कुल सही है दोस्तों। क्या है, ये सही है, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, तो नेक्स्ट है, ए से ई तक के कथनों पर विचार कीजिए जिसमें टमाटर का केचप उपभोक्ता तक पहुंचती बाजार की श्रृंखला को आगे पीछे करके लिखा गया है। मतलब आगे पीछे लिखा गया है, उसे क्या करना है, उसे पूरी तरह से सीक्वेंस से मिलाना है दोस्तों। क्या करना है, तो सीक्वेंस से मिलाना है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग सीक्वेंस से मिलाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको आगे करते हैं और चलिए मिलाते हैं। तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले क्या आएगा दोस्तों, तो सबसे पहले क्या आएगा दोस्तों, तो ये आएगा बी। क्या आएगा, किसान टमाटर का बीज स्थानीय व्यापारी से खरीदता है। क्या होता है, स्थानीय व्यापारी से खरीदता है, यानी बी हो जाएगा। उसका बाद होगा दोस्तों, बी के बाद होगा सी। क्या हो जाएगा, सी, थोक विक्रेता व्यापारी सब्जी मंडी में टमाटरों के लिए बोली लगता है। उसका बाद होगा डी। क्या होगा, डी होगा, एक छोटे शहर की खाद्य संस्करण आधारित इकाई टमाटरों को खरीदती है, ठीक है ना। उसका बाद हो जाएगा ई हो जाएगा, विपणन करने वाली कंपनी भंडारों को केचप की आपूर्ति करती है। क्या करती है, केचप की आपूर्ति करती है। लास्ट में क्या होगा, ए होगा। लास्ट में क्या होगा, ए, सोना पड़ोसी दुकान से टमाटर का केचप ऑर्डर करता है। क्या करता है, ऑर्डर करता है। तो यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, लेकिन सबसे पहले हम लोगों को बी देखना है। कहाँ कहाँ बी है, तो बी यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो ए भी है। अब यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन कट जाएगा। क्या होगा, दोनों ऑप्शन कट जाएगा। अब यहाँ पर सी है, उसका बाद फिर सी है, तो यहाँ पर सी नहीं है, यानी ऑप्शन निकल का आ गया 1, ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों कि कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट, क्या है, असंतुष्टि हुआ है, तो अपील प्रणाली के अनुसार वह निम्नलिखित न्यायालयों में से किस में अपील कर सकता है। मतलब जो जिला है उस न्यायालय से वो असंतुष्टि नहीं है, तो वो कहाँ पर फिर जा कर के वो अपील कर सकता है। तो ये कर सकता है कहाँ पर दोस्तों, तो उच्च न्यायालय में कर सकता है। कहाँ कर सकता है, तो उच्च न्यायालय में कर सकता है दोस्तों, ठीक है ना। यानी तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है, तो भारतीय संसद पर दिए गए ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। एम है कि कोई भी राजनीतिक दल जिसके पास लोकसभा में कितने भी संसदीय सदस्य हो वह सरकार बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्तों, वह सरकार बना सकते हैं। तो जी नहीं दोस्तों, मान लिया जाए अगर लोकसभा के पास 2 ही सीट है और फिर बाकियों के पास अगर 4-5 है, तो जिसका ज़्यादा होगा वो सरकार बना सकता है, जिसका कम होगा वो सरकार नहीं बना सकता है। इसीलिए कितनों भी होगी वो नहीं बना सकती है। मतलब ये ए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और उसके बाद फिर है बीम है दोस्तों कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के अंग है, जो कि बिल्कुल सही है। मतलब लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद ये क्या है, राष्ट्रपति ये संसद का अंग है दोस्तों। क्या है, एक अंग है, ठीक है ना। तो बी सही है और ए गलत है दोस्तों, सिर्फ बी भर सही है। तो यहाँ पर ए है बोल रहा है कि सही है, यहाँ पर केवल बी सही है, बल्कि ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथन पर पठन कीजिए।
सत्ता के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए भारतीय राज्य कई नियंत्रण और संतुलन रखता है। ऊपर दिए गए कथन में भारतीय राज्य के अर्थ को प्रदर्शित करने वाले सही विकल्प का चयन कीजिए। बताइए दोस्तों, सही विकल्प क्या होगा? भारतीय केंद्र सरकार, तो जी नहीं। भारतीय अधिकार तंत्र और कोई भी राज्य सरकार और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 2 ऑप्शन, ठीक है ना, भारतीय अधिकारी तंत्र, ठीक है, भारतीय अधिकारी तंत्र हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि इतिहास का अध्यापन दोस्तों नेक्स्ट क्या है, तो निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत में चुन कर आते हैं और कार्य संभालते हैं, ठीक है। एम है सरपंच, बीम है वार्ड के सदस्य और सीम है सचिव और डीम है ग्राम सभा सदस्य। तो ये ग्राम सभा सदस्य चुन करके नहीं आते हैं, बल्कि ये क्या होते हैं, ये कंपटीशन एग्ज़ाम पास करके आते हैं। और ये चुनाव सरपंच और वार्ड के सदस्य होते हैं। ए और बी सेट ये है, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कार्यों में से पटवारी लेखपाल का उत्तरदायित्व कौन सा है? मतलब जो ये लेखपाल है वे पटवारी भी कहते हैं इसे, लेखपाल भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये सामूहिक संपत्ति का निर्णय और रख रखाव और भूमि विकास के लिए रोजगार योजनाओं को लागू करना, और सीम है शिकायतों की जांच पड़ताल के द्वारा भूमि संबंधी विवादों को रोकना, और चौथा है भूमि मापन और आलेखों को सुरक्षित रखना। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन, भूमि मापन और आलेखों को सुरक्षित रखना। यानी वहाँ पर ज़मीन को मापना, किसका ज़मीन कितना है और कितना पैदा हो रहा है उसे रिकॉर्ड रखना, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? 4th ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन स्थानीय शहरी प्रशासन के कार्य में संदर्भ में सही है? तो नगर निगम का आयुक्त वर्ष का बजट बनता है और निर्णय लेता है। वार्ड के पार्षदों हैं यहाँ द्वारा आयुक्त चुना जाता है फिर और उससे रिपोर्ट रखते हैं, और शासन के मामलों के हल के लिए वार्ड पार्षदों की समितियाँ बनती है, और वार्ड पार्षदों का है सरपंच मुखिया होता है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है ना। तो दोस्तों आज का वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।